नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ। नया सवेरा के बेहद ही खास अंक को लेकर हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो है और मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होने वाली है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर, जिसमें बात होगी उत्तर पश्चिम भारत और साथ ही साथ मध्य भारत में इस समय चिलचिलाती गर्मी का प्रकोप जारी है और इस गर्मी का जो रूप है अब वो प्रचंड रूप ले चुका है। दिल्ली एनसीआर समेत उसके सटे राज्यों में इस समय गर्मी अपने चरम पर है। इसके साथ साथ बात होगी कि लू के कारण क्या है, कैसे आप इस लू से बच सकते हैं और हीट स्ट्रोक अगर आपको हो जाए तो फिर आप क्या करें। इसके साथ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से होंगी, जहां बात होगी ट्रंप की आप्रवासन नीतियों की, जिसके खिलाफ इस समय अमेरिका के कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी है। बताएंगे आपको और इसके साथ साथ बताएंगे कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रसेल्स से दुनिया को क्या बड़ा संदेश दिया है। इसके साथ खबरें अखबारों की सुर्खियों से होंगी, बताएंगे आपको कारोबार जगत की खबरें भी। तो 1 घंटा ये पावर पैक शो रहने वाला है। नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। इजरायली गोलीबारी में गजा में करीब 60 लोगों की मौत। इजरायली सेना ने कहा अराजकता को काबू करने के लिए चेतावनी के तौर पर की गई फायरिंग। टेक्सास में नेशनल गार्ड तैनाती करने की योजना का असर। लॉस एंजलिस समेत बाकी शहरों में भी फैला विरोध प्रदर्शन। 400 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। इस साल के अंत तक भारत और यूरोपीय संघ में मुक्त व्यापार समझौता संभव। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान। ब्रसेल्स में विदेश मंत्री ने आतंकवाद पर भी जताई चिंता। प्रचंड गर्मी की चपेट में उत्तर भारत। राजधानी दिल्ली में रेड अलर्ट। राजस्थान के कई हिस्सों में रिकॉर्ड तापमान। दक्षिणी राज्यों में मानसून फिर रफ्तार पकड़ने के आसार। और बड़ी संख्या में अमरनाथ यात्री जो हैं शामिल हों वो श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की अपील। सुरक्षा को लेकर लोगों को किया आश्वस्त। और इन टॉप हेडलाइंस के बाद आप खबरें विस्तार से शुरुआत कर लेते हैं उफ ये गर्मी के साथ। सावधान, क्योंकि सूरज का पारा इस समय 7वें आसमान पर है। जी हां, पूरे उत्तर भारत में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है। हीट वेव ऐसी है कि रात में भी गर्म हवा त्वचा को जला रही है। गर्मी का थर्मामीटर लगातार बढ़ता जा रहा है। 45 डिग्री सेल्सियस तापमान हो भी तो भी ऐसा लग रहा है कि 52 डिग्री का सेल्सियस का तापमान चल रहा है। दिन में चिलचिलाती धूप का भी कहर है। यह आलम पूरे उत्तर पश्चिम भारत में है। बात अगर दिल्ली और एनसीआर की कर लें तो लू के इस प्रकोप के कारण दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा जैसा दिखाई देता है, लेकिन जो लोग मजबूर हैं वो बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने क्या अपडेट दिया है? मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त हीट वेव पड़ने वाली है। इसे लेकर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली के आयानगर में कल तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया, जबकि सफदरजंग में 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रचंड गर्मी और शुष्क पश्चिमी हवाओं ने बेचैनी बढ़ा दी है। हालांकि 13 जून की रात को हल्की बारिश से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों को घर में रहने की सलाह दे डाली है। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों से सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। तो इस समय हीट वेव का रेड अलर्ट दिल्ली एनसीआर में। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन भी आपको इस चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने नहीं वाली है। बात अब आगरा की कर लेते हैं। आगरा में भीषण गर्मी पड़ रही है इस समय। 11 जून को यह यूपी का सबसे गर्म शहर के रूप में दर्ज हुआ है। अधिकतम तापमान यहां 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस जून में दूसरी बार सबसे अधिक तापमान रहा है। एक तरह से आगरा में गर्मी के रिकॉर्ड टूटने लगे हैं। आइए अब पंजाब की तरफ आपको लिए चलते हैं। पंजाब में भटिंडा का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया गया है। और अगर राजस्थान और हरियाणा की बात करें तो यहां भी लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चलिए बिहार की बात करते हैं। बिहार में पटना का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है।
पहाड़ी इलाकों की बात करें, लग रहा होगा कि गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं। पहाड़ी इलाकों में इस समय सबसे ज्यादा पर्यटक देखे जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। जम्मू की बात करें तो अधिकतम तापमान यहां कल 44 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। तो इस समय जम्मू तप रहा है, हिमाचल तप रहा है, और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के ऊना, कुल्लू, बिलासपुर, मंडी में इस समय लू चल रही है। आज और कल हिमाचल के ज्यादातर हिस्सों में भारी गर्मी के चलते हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन धूप खिलने से तापमान और ज्यादा बढ़ सकता है और पारा 2 से 3 डिग्री और चढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि 13 से 15 जून तक प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बारिश की संभावना जरूर जताई जा रही है। राहत की खबर है ये, और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। आइए अब राजधानी शिमला की बात करें तो यहां अधिकतम पारा भी 29 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। तो ये कोई एक नया पश्चिमी विक्षोभ है जिसके कारण इस समय नमी बनी हुई है और उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में इस समय गर्मी चरम पर है। बात अब अगर दक्षिण भारत की करें तो यहाँ मौसम जो है वो सक्रिय रूप लेता हुआ नजर आ रहा है और दिख रहा है कि मानसून यहाँ रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ उत्तर और पश्चिम भारत में प्रचंड गर्मी का प्रकोप है, तो वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने कहा है कि इस सप्ताह फिर से दक्षिण पश्चिम मानसून फिर से रफ्तार पकड़ सकता है, जिसकी वजह से गोवा, कोंकण और अन्य तटीय इलाकों में बारिश हो सकती है। इस बीच कर्नाटक के कई जिलों में कल रात भारी बारिश हुई है, जिसके कारण हुबली और धारावाड़ में कुछ हिस्सों में पानी भी भर गया। तो अगर दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो चुकी है। यहाँ धारावाड़ और हुबली में बारिश हुई है। तो अगर उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ प्रचंड गर्मी का रूप लिया हुआ है, और वहीं अगर दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ कई जगहों पर बारिश देखी जा रही है और यहाँ मानसून सक्रिय रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक की ये तस्वीरें आपके सामने, जहाँ कई जगहों पर जल भराव देखने को मिला है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इस समय लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और लू के कारण लगातार कई परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि तापमान बढ़ने के कारण लगातार सूरज इस समय आग निकल रहा है। तो हीट वेव के कारण आपको बता दें इन ग्राफिक्स के जरिए लगातार उच्च तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। हवा गर्म होने से तापमान बहुत ऊपर चला जाता है। तो ये कुछ हीट वेव के कारण है जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। थार के रेगिस्तान यानी कि राजस्थान क्षेत्र से गर्म और शुष्क तेज हवाओं का प्रवाह इस समय देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस समय गर्म हवाएं चल रही हैं और इस वजह से हीट वेव का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि सूरज की किरणें सीधे धरती को गर्म करती हैं और इस वजह से हीट वेव बढ़ती है। ऐसी लंबी स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो लू की स्थिति बनती है और नमी कम होने से पसीना भी जल्दी सूखता है और इस वजह से हम देख रहे हैं कि हीट वेव के ये कुछ कारण, जहां नमी की बहुत कम मात्रा हो जाती है, शरीर खुद को ठंडा नहीं रख पाता है तो हीट वेव बढ़ने लगता है और हीट वेव की वजह से कई परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। बात करें अगर इससे शरीर पर गर्मी का असर और अधिक हो जाता है, यानी कि शरीर गर्म हो जाता है, पसीना कम आना शुरू हो जाता है, इस वजह से परेशानियां और बढ़ जाती हैं। शहरों में कंक्रीट और डामरीकरण के कारण भी कई परेशानियां आ रही है। पेड़ों की कटाई और हरियाली में हम देख रहे हैं कि लगातार कमी आ रही है। इस वजह से हीट वेव भी लगातार बढ़ती जा रही है। धरती गर्म हो रही है, आसमान से आग बरस रही है। इसके साथ साथ अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, सब आजकल ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की बात करें, कई दिन तक सूरज की तेज किरणें धरती पर पड़ती हैं, तो इस वजह से हीट वेव के कारण लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और क्लाइमेट चेंज के कारण गर्मी की तीव्रता और अवधि तक बढ़ने के आसार इस समय जताए जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम भारत की, मध्य भारत की, इस समय आसमान से आग बरस रही है। ये गर्मी सबको तपा रही है और इस तपाने की वजह से लगातार लोगों को हीट स्ट्रोक का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिन राज्यों में इस समय हीट वेव का प्रकोप जारी है, लू चल रही है, वहां सरकार, प्रशासन और अस्पतालों ने भी पूरी तैयारी कर ली है। हम देख रहे हैं इन ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरीके से, अब आप इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि किस तरीके से हम सभी को सावधान हो जाना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि लू किस तरीके से बढ़ती है, लू से कैसे बचा जा सकता है और लू की स्थिति अगर आपके अंदर पैदा हो गई है तो आप किन किन तरीकों का
उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आप जब भी बाहर निकले छाता लेकर निकले, अपने चेहरे को कवर करके निकले। इसके साथ साथ आप जब भी बाहर निकले तो 12 से 4 बजे का जो समय है उस दौरान अगर घर से बाहर ना निकलना पड़े तो ना निकले। मौसम विभाग ने ये सलाह भी दी है कि आप अगर बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं तो भी अपना ध्यान ज्यादा रखें। आइए ग्राफिक्स के जरिए ये देख लेते हैं इस समय कि सबसे ज्यादा कहाँ इस समय लू पड़ रही है, किन राज्यों में और उन राज्यों में किन क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा, झांसी, ललितपुर सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। मध्य भारत की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चंबल क्षेत्र इस समय तप रहे हैं। गुजरात की बात करें तो कच्छ और भुज में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया जा रहा है। वहीं बिहार की बात करें तो गया में इस समय सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया जा रहा है। राजस्थान की तरफ ले चलते हैं तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, आपको बता रहे श्रीगंगानगर में भी इस समय बहुत ज्यादा तापमान चल रहा है। पंजाब में आए तो फिरोजपुर, भटिंडा, मुक्तसर में बहुत ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। आप देख रहे हैं ये राज्य और प्रभावित जिले, यानी कि वो राज्य जिसमें सबसे ज्यादा इस समय जहां तापमान बढ़ रहा है वो जिले कुछ इस प्रकार से हैं। जहां उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर बिहार की बात करें, इस समय सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पड़ रही है। चिलचिलाती गर्मी, लू का अलर्ट मौसम विभाग ने दे दिया है। जहां दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां अगले 2 दिन तक रेड अलर्ट है। वहीं राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की बात करें तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके का अलर्ट जारी किया गया, जो ये दर्शाता है कि तपिश कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ये वो कुछ जिले हैं, राज्य हैं जहां इस समय गर्मी अपने प्रचंड रूप में है और इसका प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आगे भी राहत मिलने की कोई आसार नहीं नजर आ रहे। आइए अब आपको अपने संवाददाताओं के पास ले चलते हैं। दिल्ली से इस समय हमारे पास तपस भट्टाचार्य हैं और साथ ही साथ जयपुर से इस समय अर्निशा है। सबसे पहले तपस के पास चलेंगे। तपस, आपसे पूछना चाहेंगे कि दिल्ली में लगातार 3 दिनों से चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। सिर्फ दिन में नहीं, रात में भी तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर तापमान 45 डिग्री भी हो तो लग रहा है कि 52 डिग्री की यह गर्मी है, उमस भरी गर्मी है। मौसम विभाग क्या कह रहा है, अगले कितने दिनों तक हमें इस गर्मी का सामना करना पड़ सकता है और ये बदरा कब बरसेगी, सब इंतजार कर रहे हैं। अब तापस ये तो प्रभात, सबसे पहले बहुत सारे सवाल आपने एक साथ कर दिए तो मैं एक एक करके आपका जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो रेड अलर्ट है वो कल और आज के लिए है। और ये आज इनफैक्ट कल भी एक उसमें हमने देखा एक कमी देखने को मिली है 1 डिग्री की। इनफैक्ट परसों अगर देखें, परसों का जो टेम्परेचर था दिल्ली का, उसमें 5 स्टेशन थे, 5 में से 3 स्टेशन जो थे वहां पे 45 डिग्री उसका तापमान रहा। इसी वजह से हीट वेव बताया गया। कल इनफैक्ट 5 में से सिर्फ 1 स्टेशन, आयनगर स्टेशन जो था वहां पे 45 डिग्री का तापमान था। बाकी सब स्टेशन में 1 से 2 डिग्री की गिरावट देखने को मिली थी। तो ये हल्का हल्का कम है और ये इसी में रहेगा। आज भी ऐसा ही रहने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि करीब 42 से 45 के बीच में टेम्परेचर रहेगा। दूसरा आपका अहमद, कब तक थोड़ा सा समय मिलेगा, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 13 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और एक लो लेवल पे एक आपका सिस्टम तैयार हो रहा है, जिसकी वजह से, इन दोनों सिस्टम की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाके, पूरे नॉर्थ वेस्ट में एक आपको बारिश का एक सिस्टम तैयार होता दिखेगा। तो उस वजह से थोड़ा टेम्परेचर नीचे आएगा। तीसरा, आपने बहुत सही कहा कि रात में जिस तरीके से टेम्परेचर नीचे नहीं जा रहा, वो एक असहनीय चीज हो जाती है। उसका रीजन है कि रात का टेम्परेचर और दिन का टेम्परेचर दोनों का उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। इनफैक्ट ह्यूमिडिटी 30% के ऊपर ज्यादा चल रही है। तो आप रात के 9 बजे भी बाहर निकले तो लगता है कि एक भट्टी के अंदर आप है। तो ये दिक्कत सबसे ज्यादा हो रही है। पहले होता क्या था कि जैसे जैसे शाम ढलती थी टेम्परेचर में एक गिरावट देखने को मिलती थी, ये इस वक्त देखने को नहीं मिला। इस वजह से कल के लिए और आज के लिए दिल्ली और आसपास के इलाके, जितने पंजाब, हरियाणा, इन पूरे जगहों पे हीट वेव और रेड अलर्ट की घोषणा की गई थी। एक और अहम चीज है कि यहाँ पे जैसे आपने कहा, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और ये इन सब जगहों पे 2 डिग्री, हरियाणा, इन जगह पे 1 से 2 डिग्री का तापमान में कमी देखने को मिलेगी। और जैसे मैंने कहा कि 13 तारीख को जो बारिश है उससे और ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद है। गंगानगर में 48 डिग्री रहा है, सबसे हाईएस्ट इस वक्त का सीजन रहा है।
और एक और चीज जो है कि पिछला महीना गया था मई में, कहा जाता था कि गर्मी जो है मई महीने की बहुत खतरनाक होती है, मई और जून का। मई महीने में कोई हीट वेव नहीं रखा गया था, कोई हीट वेव कंडीशन भी नहीं थी, हीट वेव भी नहीं था। इस बार जून में ये बैक टू बैक तीसरा या चौथा, अगर मैं सही हूं तो, हीट वेव कंडीशन और हीट वेव का दिन रहा है। तो इसी वजह से लोगों को दिक्कतें जरूर आ रही है। जनरली आपका जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, ये जो नॉर्थ इंडिया है, जून का महीना जो रहता है उसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 40 के ऊपर रहता है, और इसी वजह से ये सारी दिक्कतें हमें देखने को मिलती है। लेकिन जैसे आपने कहा कि बारिश कब होगी, 13 तारीख को तो है ही, लेकिन हम दिल्ली वासियों का इंतजार है 27 जून का। जी हाँ, आईएमडी का जो कट ऑफ होता है दिल्ली के लिए वो 27 जून का होता है, कि आईएमडी कहती है कि 27 जून तक दिल्ली में जो मानसून है वो आ सकती है। उसमें ऑब्वियसली 3 से 4 दिन ऊपर या नीचे का रहने का एक रहता है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दिल्ली वासी और आईएमडी के एक्सपर्ट कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली में 27 से पहले ही थोड़ा ये मानसून आ सकता है। एक स्लगिशनेस आ गया था, रुक गया था बीच में, लेकिन अब फिर से उस मानसून ने पकड़ बना ली है, फिर से तेजी बना ली है। तो लास्ट 1-2 दिन से हमने देखा कि वो स्पीड बन चुकी है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 27 तारीख का जो डेट है दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी लेके आए। चलिए, बहुत बहुत राहत की खबर आपने दी है। इस चिलचिलाती गर्मी से हम सब इस समय जूझ रहे हैं। जयपुर से इस समय हमारे साथ अर्निशा मौजूद हैं। अर्निशा, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी इस समय आसमान से आग बरस रही है। आज प्रभावित कई जिले हैं, फिर चाहे वो श्री गंगानगर हो, जयपुर में भी इस समय तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जयपुर वो शहर है जहाँ सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, तो यहाँ किस तरीके से गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि सोमवार से ही पूरे राजस्थान में ही जो गर्मी थी उसका असर बढ़ गया था। जो भीषण गर्मी है वो शुरू हो गई थी। जैसे आपने कहा कि सूरज से एकदम तपती हुई ऐसा लगता है, बाहर निकलते हैं तो जैसे भट्टी में आ गए हों, और जो हमारे शरीर का पसीना है वो भी चुभता हुआ लगता है, जो धूप है वो भी बहुत चुभती हुई लगती है शरीर पे। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, पर्यटक आते हैं। मैंने देखा कि बहुत जयपुर में भी अभी भी पर्यटक आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पर्यटकों का आना कम हो गया है, परंतु वो उस तरीके से मेजर्स ले रहे हैं कि उन्हें गर्मी का उस तरीके से असर ना हो। वो अच्छे ढीले कपड़े पहन रहे हैं और बहुत सारे पेय पदार्थों के सेवन कर रहे हैं बार बार, ताकि वो चाहे से गर्मी हो पर गर्मी में भी अपनी छुट्टियां पूरी तरह से वो उसका लुत्फ उठा सकें और राजस्थान में घूम सकें। पर मैं आपको बता दूं कि जयपुर में फिलहाल इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं है जितना कि सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। वहां पे कल 48 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया अधिकतम। पर जो जयपुर है, जयपुर में 43 से 44 के आसपास रहा, और वो भी एक 12 बजे से 4 बजे के बीच में ही रहता है। मतलब 12 बजे से पहले फिर भी थोड़ा टेम्परेचर कम रहता है और 4 बजे के बाद भी। परंतु सिर्फ दिन का टाइम है जब हम देखते हैं कि सड़कें सूनी पड़ी हैं, और जो भी लोग हैं जिनके खुद के व्यवसाय हैं वो भी नहीं जा रहे हैं काम पे। वो प्रेफर करते हैं कि सुबह ही जाएं और या फिर 4 बजे बाद ही अपने कोई काम करें। और प्रशासन ने भी मतलब लगातार प्रशासन को ये ज्ञात रहता है कि गर्मी बढ़ने वाली है, किस तरह से वार्निंग्स आती हैं आईएमडी की, वो उसी तरीके से कदम उठाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे ट्रैफिक लाइट एरियाज होते हैं, वहां पे शेड लगा देते हैं ताकि जो भी आमजन है वहां चल रहे हैं उनको गर्मी का इतना प्रचंड जो असर है वो उनको ना फील हो। और साथ ही जगह जगह पानी की बौछारें करी जाती हैं नगर निगम द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि जैसा आपने भी कहा कि हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज है और अधिक ज्यादातर टेम्परेचर बढ़ ही रहा है। इस में हमने देखा कि अभी पिछले दिन ही जो विश्व पर्यावरण दिवस था उस दिन भी भजनलाल सरकार ने सबसे आग्रह किया कि सब ज्यादा पेड़ उगाएं, पौधारोपण करें, और पूरे प्रदेश भर में पौधारोपण हुआ। और इन यही कुछ छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो आमजन भी लें तो भी हम गर्मी से थोड़ा बच सकते हैं, अगर हम अपने आसपास भी पौधारोपण करें और हरियाली रखें। तो हमें पता है कि गर्मी तो पड़नी है, और जो भी जितना भी पश्चिमी विक्षोभ का असर था और जो पश्चिमी हवाएं हैं उनका असर है, जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 3-4 दिन तक रहेगा। मैं आपको बता दूं कि अभी राजस्थान में बारिश आने की संभावना 15 से 16 जून के बाद है, यानी कि ये जो पूरा हफ्ता है ये तो गर्मी वाला है ही। तो इसलिए हमें बस वो जो कैसे हम अपने ऊपर उस गर्मी के असर को कम कर सकते हैं वो कुछ हम स्टेप्स ले सकते हैं, जो स्टेप्स अब ले रहे हैं। और प्रशासन द्वारा भी बार बार लगातार वार्निंग जारी करी जा रही है, और जो हॉस्पिटल्स हैं, जो चिकित्सक हैं, वो भी अलर्ट मोड पे हैं कि ताकि कोई भी ऐसे केसेस आते हैं हीट स्ट्रोक्स के या फिर कोई भी जो भी हीट स्ट्रेस होता है किसी को भी, या लू की चपेट में जो भी आता है, तो उसका तुरंत से तुरंत इलाज किया जाए और उसे रिलीफ मिले ताकि कोई परेशान ना हो। बिल्कुल। इसके साथ साथ राजस्थान सरकार ने
अगर अर्निशा आपसे बात करूं तो राजस्थान सरकार ने और भी कई प्रयास किए हैं इस हीट वेव से बचने के लिए। इंसानों के लिए तो किए ही किए हैं, साथ साथ पशुओं के लिए, क्योंकि ये गर्मी जानवरों को भी बहुत सताती है। तो पशु पक्षियों के लिए इस समय सरकार ने क्या, प्रशासन ने बंदोबस्त किए गए हैं ताकि इन जानवरों को भी इस गर्मी से कुछ राहत जरूर मिल सके? जी, मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे जैसे जयपुर की बात करें, जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, वहाँ पे भी बहुत सारे वन्य जीव हैं, और जो जू का एरिया है वहाँ पे भी अलग अलग तरह के पक्षी हैं, भालू हैं। तो इन सबको भी बचाने के लिए इनको जो खाने की चीजें मिलती हैं उनमें भी बदलाव किया जाता है कि जैसे उनको तरबूज दिया जाता है, उनको आइसक्रीम खिलाई जाती है, कुछ ऐसे ठंडे पेय पदार्थ टाइम टू टाइम उन्हें दिए जाते हैं, और उनके लिए पानी की भी अलग से व्यवस्था की जाती है कि उनको परेशान ना होना पड़े, उनको अपने जो उनका एरिया है, शेडेड एरिया है, उससे ज्यादा दूर बाहर ना जाना पड़े, और वो उनको वहीं नजदीक में पानी मिल जाए। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे साथ, मनुष्य के साथ साथ वन्य जीव भी, वो तो बेजुबान जीव हैं, वो तो बोल भी नहीं पाते कि उन्हें कैसे गर्मी लग रही है, किस समय लग रही है। तो उसके लिए भी प्रशासन लगातार कदम उठाता है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और प्रशासन के साथ मिलके वो इस तरीके से उनके डाइट में चेंज करते हैं। बिल्कुल। तो तापस, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली सरकार इस समय एक्शन मोड में भी नजर आ रही है, क्योंकि हर बार की ये कहानी है कि दिल्ली में पानी की किल्लत हो जाती है। तो दिल्ली सरकार इस समय किस तरीके से एक्शन मोड में, और साथ ही साथ लू का प्रकोप से बचने के लिए मौसम विभाग ने क्या सलाह जारी की है? देखिए, मौसम विभाग ने सबसे पहले कहा कि आप जितना हो सके अंदर रहे, घर के अंदर रहे, या फिर आप ऐसी जगह पे रहे जहाँ पे छांव रहे। वो सबसे अहम चीज है, क्योंकि एक जैसे अभी 8 बज रहे हैं, तो 8 बजे किसके बाद जैसे ही 9:30-10 बज रहे हैं, तो वो पीक पे पहुंच जाता है गर्मी का प्रकोप जो है। तो सबसे पहले तो आप सतर्क रहें, अंदर रहें, डिहाइड्रेटेड रहे, यानी पानी का सेवन करते रहें, जिससे कि आपके शरीर में मतलब एक मात्रा में पानी जरूर हो। एक अहम चीज जो दिल्ली सरकार और जो अब यहाँ पे किया जा रहा है वो है कि पानी का छिड़काव किया जा रहा है बहुत सारे जगहों पे, जहाँ पे देखा जा रहा है, जो चिन्हित किया जा रहा है कि ये पॉकेट्स है जहाँ पे गर्मी का जो हीट इंडेक्स कहिए, या फिर नीचे से जमीन से जो गर्मी ज्यादा निकल के आ रही है, वहां पे कुछ जगहों पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और देखो, ये तो एक बेसिक सी चीज है। गर्मी का मई जून है, नॉर्थ इंडिया है, गर्मी तो पड़नी है। जैसे अगर दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है, तो ठंड तो पड़नी है। यही इस देश की खासियत है, जहाँ पे आपको हर महीने का एक अलग वेदर मिलता है। तो ये तो होना है, लेकिन उसको कम किया जाए, गर्मी से बचाने की जो शेड दिया जाए, शेड में लोग रहें, बाहर कम से कम निकले। और जैसे मैंने कहा, एक इंटरेस्टिंग चीज जो इस बार मैं ज्यादा देख पा रहा हूँ वो है दिल्ली में जो है वो ह्यूमिडिटी जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। जनरली लू तो रहती है, दिल्ली एक ड्राई बन जाता है, दिल्ली और आसपास का, इनफैक्ट पूरा नॉर्थ इंडिया जो है वो ड्राई रहता है। लेकिन इस बार ह्यूमिडिटी इंडेक्स भी थोड़ा ज्यादा है, जिसकी वजह से जो शरीर का जो पानी है वो बहुत जल्दी निकल रहा है। तो इससे बचना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल तापस, बहुत बहुत धन्यवाद तापस और अर्निशा, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए और बताने के लिए कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस समय तापमान किस तरीके से आगे बढ़ रहा और गर्मी किस तरीके से प्रचंड रूप लेती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी अमरनाथ यात्रा में किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम इस बार किए गए हैं और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल क्या कह रहे हैं, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद।
मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात अब अमरनाथ यात्रा की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को पवित्र गुफा में पहली पूजा की है। इसके साथ ही 3 जुलाई से होने वाली अमरनाथ यात्रा की शुरुआत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस यात्रा की शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। इस पहली पूजा के साथ मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं और अन्य लोगों से बड़ी संख्या में कश्मीर आने की अपील की और कहा कि पर्यटकों और भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए गए हैं। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, सेना, BRO, जम्मू कश्मीर पुलिस और सभी हितधारकों के साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यात्रा की शुरुआत के लिए काम शुरू कर दिया है। सभी बाबा के भक्तों से निवेदन करूंगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में आवें। 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ होने वाली है और रक्षाबंधन 9 अगस्त तक चलेगी। श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के यात्री सुविधाओं में भी बड़ा विस्तार किया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, CRPF, बाकी हमारे CAPF के सभी अधिकारियों ने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की है। और अब खबर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की विदेश यात्रा से जुड़ी हुई। भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता संभव है। ये बात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रसल्स में जर्मन मार्शल फंड ब्रसल्स फोरम पर कही है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों को उच्च प्राथमिकता देता है, जो पिछले 1 दशक में यूरोप में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। विदेश मंत्री ने साथ ही कहा कि हम वास्तव में अपने संबंधों को गहरा करने की कोशिश कर रहे हैं और FTA इसका केंद्र बिंदु है। We are really looking at deepening our ties. So the centerpiece is the FTA, of course, which has been under negotiation for some time now. But everything that I heard, including this morning from Commissioner Shevchovich, was very positive. A lot has been done, and everything that I heard on this trip gives me the confidence that it's within sight, yes, that by the end of the year it is feasible to do this. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साथ ही कहा कि दुनिया को यह समझने की आवश्यकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव केवल द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है, बल्कि आतंकवाद के बारे में वैश्विक चिंता है और यह खतरा अंततः दुनिया के बाकी हिस्सों को भी प्रभावित करेगा। ब्रसल्स में एक यूरोपीय मीडिया आउटलेट के साथ साक्षात्कार में उन्होंने ओसामा बिन लादेन के बारे में याद दिलाया और सवाल किया कि वह पाकिस्तानी सैन्य शहर में वर्षों तक रहकर सुरक्षित क्यों महसूस करता था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में भाजपा के सभी विधायक, सांसद और प्रमुख पदाधिकारियों से बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि दिल्ली भाजपा के सांसदों, विधायकों और अन्य नेताओं के साथ बातचीत की और दिल्ली के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के तरीकों पर व्यापक चर्चा हुई है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन ब्रेक के बाद हमारी खास सीरीज चल रही है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 सालों में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में अलग अलग क्षेत्रों में प्रगति करी है, आपको दिखाएंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। छोटा था, देखता था बाबा कितनी मेहनत से बाम्बू लाते थे, जादूगरी से क्या कलाकारी करते थे, पर कस्टमर ढूंढने के लिए उनकी कलाकारी काम नहीं आती थी। पर आज मैं उसी बैम्बू के चीजें बनाकर विदेश में बेचता हूँ। इन युवाओं ने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का बोलबाला देखा है, वोकल फॉर लोकल का दबदबा देखा है। यही युवा बनाएंगे विकसित भारत। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उससे जुड़ी खबरों की। बीते 10 सालों में भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। सुपर कंप्यूटर से लेकर स्टार्टअप्स तक, डिजिटल इंडिया से लेकर क्वांटम मिशन तक, अब भारत तकनीक का उपभोक्ता नहीं, नवाचार का नेतृत्वकर्ता बन चुका है। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता तापस भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट। I dream of a digital India where high-speed digital highways unite the nation. I dream of a digital India where government is open and governance is transparent. I dream of a digital India where the world looks to India for the next big idea. भारत ने बीते 10 वर्षों में तकनीक के क्षेत्र में क्रांतिकारी छलांग लगाई है। अब हम उपभोक्ता नहीं, नवाचार के निर्माता भी है। भारतवर्ष 2014 में एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जो सपनों और संभावनाओं से भरा था। एक ऐसे मजबूत राष्ट्र की ओर अग्रसर था जिसे तेज गति, शीघ्र विस्तार और स्मार्ट समाधान चाहिए थे। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में अद्भुत परिवर्तन करके दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। मोदी सरकार के लिए यह सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक परिवर्तन की यात्रा थी। एक आत्मनिर्भर नवाचार से प्रेरित भारत का सपना था जो केवल पीछे नहीं चलता बल्कि विज्ञान में विश्व का नेतृत्व करता है। टेक्नोलॉजी ने गांवों से लेकर महानगरों तक की दूरियों को सीमित कर दिया है, भाषा, संसाधनों और अवसरों की खाई को पाट दिया है। देश में 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई। ये एक ऐसी क्रांतिकारी पहल थी जिसमें 1.7 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ दिया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डिजिटल सामर्थ्य मिला। इंडिया स्टैक, जिसमें आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर जैसी सेवाएं शामिल हैं। दुनिया आज इस मॉडल को अपना रही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी आधार से ही संभव हो सका, जिससे बिचौलियों से मुक्ति मिली और सरकार की कई लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। फिर आया यूपीआई। 2016 में शुरू हुआ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस फिनटेक इनोवेशन में एक वैश्विक केस स्टडी बन गया है। चाय बेचने वाले से लेकर टेक स्टार्टअप तक यूपीआई से हर महीने 10 अरब रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है। कोई वॉलेट नहीं, कोई कैश नहीं, बस एक स्मार्टफोन की जरूरत। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है और डिजिटल पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की टेक्नोलॉजी जो विकसित की गई और जिसका इतने व्यापक तौर पर जिसका उपयोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस में आज हमारे देश में हो रहा है, ये पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल की तरह बन गया है। क्योंकि दूसरे किसी भी देश में, चाहे वो विकसित देश अमेरिका हो या कोई दूसरे देश हो, उनमें डिजिटल पेमेंट्स मोबाइल फ़ोन के जरिए इतनी सरलता से नहीं हो रहा है जितना हमारे देश में हो रहा है। देश के राष्ट्रीय मिशन हमारे तकनीकी भविष्य को आकार दे रहे हैं। 6000 करोड़ रुपए से अधिक के वित्त पोषण के साथ शुरू किए गए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन ने 4 विषयगत केंद्र स्थापित किए हैं। IISc बेंगलुरु में क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर IIT बॉम्बे में सेंसिंग तकनीक तक। क्वांटम केवल सिद्धांत नहीं, ये अब 152 शोधकर्ताओं, 43 संस्थाओं का एक राष्ट्रव्यापी पारिस्थितिकी तंत्र है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत हब बनने जा रहा है। PLI योजना के तहत 76,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर मिशन के साथ भारत का लक्ष्य चिप बनाने में आत्मनिर्भर बनना है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने MIT के साथ मिलकर उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग में क्रांति ला दी है। 7 पेटाफ्लॉप मशीनों सहित 28 सिस्टम अब ऑनलाइन है। सुपर कंप्यूटर भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं।
तेल की खोज से लेकर दवा की खोज तक, बाढ़ की पूर्व चेतावनी से लेकर जलवायु मॉडलिंग तक, ये नवाचार केवल सफलता नहीं है, वे एक स्मार्ट, समावेशी और सुरक्षित भारत की नींव है। तो ये थी भारत की तकनीकी क्रांति की एक छोटी सी झलक, जहां शोध, स्टार्टअप्स और समावेशी विज्ञान से देश के भविष्य की नींव रखी जा रही है। भारत अब सिर्फ तकनीक इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि तकनीक बनाता भी है। दूरदर्शन के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए टीडी न्यूज़। और आइए अब बात कर लेते हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गुजरात में सूरत में विकसित कृषि संकल्प अभियान के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी मौजूद रहेंगे। किसानों से मिलकर वे उनकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में देश भर से 16,000 वैज्ञानिकों की 2,000 से अधिक टीमें वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम के जरिए टीम अब तक 1 करोड़ 8 लाख किसानों तक पहुंच चुकी है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत शिवराज सिंह चौहान कई राज्यों में किसानों से संवाद कर चुके हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीएसएफ के जवानों को पुराने और टूटे फूटे कोच वाली ट्रेन उपलब्ध कराए जाने की घटना को गंभीरता से लिया है। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अलीपुर द्वार कोचिंग डिपो के अधिकारी और इस रेलवे मंडल 3 के 3 इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। रेल मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों की गरिमा और सुविधा सर्वोपरि है। इस प्रकार की लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनाती के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवानों की एक टुकड़ी को त्रिपुरा के उदयपुर से जम्मू भेजा जाना था। इसके लिए रेलवे की ओर से जर्जर ट्रेन उपलब्ध कराई गई थी। बीएसएफ जवानों के लिए अब अगरतला से एक विशेष ट्रेन चलाई जाएगी, जिसमें उनकी सुविधा और सम्मान का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। रेल मंत्रालय ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा न हो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत। आइए अब बात कर लेते हैं अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी संध्या। संध्या, सुप्रभात। अगर आज के अखबारों की बात करी जाए तो वो कौन से विभिन्न क्षेत्रों की खबरें हैं जिन्हें आज समाचार पत्रों ने अपने पन्नों में जगह दी है? सुप्रभात भावना। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत में आपको बता दें कि पीएम मोदी से रूबरू हुई ट्रिपल इंजन सरकार। जी हां, इस खबर को आज प्रकाशित किया गया है प्रमुख अखबारों में, क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की सीएम हैं, उनके साथ 48 विधायक सांसदों सहित एनडीएमसी उपाध्यक्ष और मेयर भी शामिल थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और विकास कार्यों पर हुई चर्चा के बाद पीएम से जनप्रतिनिधियों को टिप्स भी मिले हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली की सरकार अपने 100 दिन पूरे कर चुकी है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें टिप्स भी मिले हैं। अगली खबर का रुख करते हैं, जो लू से जुड़ी हुई खबर है। हिंदुस्तान अखबार ने आज अपने पहले पेज पर इस खबर को लिया है और बताया है कि आईपी ग्लोबल और हिस्ट्री इंडिया की रिपोर्ट के माध्यम से दावा किया गया है कि 5 साल में 2 गुने हो जाएंगे लू के दिन। जी हां, 84% देश भर के जिले मौजूदा समय में चरम लू की चपेट में हैं और 70% जिलों में मानसून के दौरान चरम वर्षा वाली घटनाओं की आवृत्ति भी बढ़ी है। और इसी तरह
से साल 2036 की अगर भविष्य की बात करें तो हर 10 में से 8 भारतीय चरम मौसमी घटनाओं की वजह से परेशानी उठा रहा होगा। तो ये रिपोर्ट के माध्यम से चेतावनी देते हुए इस खबर को आज प्रकाशित किया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। नवभारत टाइम्स अखबार ने आज इस खबर को अपने पहले पेज पर लिया है, हेडलाइन के साथ प्रकाशित है और लिखा है कि आपके एसी टेम्परेचर को आखिर क्यों कंट्रोल करना चाहती है सरकार। आपको बताएं कि सरकार अब एयर कंडीशनर के तापमान सेट करने पर नियम लाने की तैयारी कर रही है और जो ये एसी का टेम्परेचर होगा ये 20 डिग्री से कम और 28 डिग्री से ज़्यादा नहीं किया जा सकेगा। और आपको बताएं कि इस तरह के संकेत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने दिए थे। तो इसको लेकर के ये खबर आज प्रकाशित है जो बताती है कि एसी का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से कम नहीं करने के नियम की तैयारी में सरकार है। अगली खबर का रुख करते हैं। ये भी एक रिपोर्ट के माध्यम से खबर प्रकाशित है। दैनिक जागरण अखबार ने इस खबर को लिया है। अन्य अखबारों में भी एक खबर है जो बता रही है कि सबसे ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने में दूसरे पायदान पर भारत है। आईएलओ के अनुसार 94 करोड़ लोगों यानी कि 64.3% आबादी को देश में मिल रही सामाजिक सुरक्षा और बीते एक दशक में सामाजिक सुरक्षा पाने वाले भारतीयों की संख्या में 45% अंकों का उछाल आया है। तो किस तरह से सामाजिक सुरक्षा भारत में दी जा रही है उसको लेकर के ये खबर आज आंकड़ों के साथ प्रकाशित है। अगली खबर का रुख करते हैं। ये सीईसी ज्ञानेश कुमार से जुड़ी हुई खबर है। उन्होंने स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय चुनावी साख सम्मेलन में कहा कि भारत की चुनाव प्रक्रिया दुनिया भर में उत्कृष्ट है, मजबूती, पारदर्शिता और विविधता से भरी हुई है। प्रमुख द्विपक्षीय बैठकों के दौरान उन्होंने किन किन बातों पर रुझान किया वो सब आज तथ्यों के साथ इस खबर को प्रकाशित किया गया है। अगली एक और खबर का रुख करते हैं जो कि सामाजिक सरोकार रखती है क्योंकि अब आधार वाले ही करा सकेंगे तत्काल रेल टिकट बुक। तो इस खबर को भी आज राष्ट्रीय सहारा अखबार ने लिया है। वेटिंग लिस्ट वालों का स्टेटस भी आपको 24 घंटे पहले मिल जाएगा। तो अब एजेंटों द्वारा की जा रही धांधली को रोकने में इसके माध्यम से मदद मिलेगी। और एक और खबर का रुख कर लेते हैं चलते चलते, जैसे जनसत्ता अखबार ने लिया है जो बता रही है कि एआई से अब गन्ना उत्पादन में 30% वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। ये गन्ना विशेषज्ञों का दावा है। तो आपको बताएं कि एआई किस तरह से खेती को उन्नत बनाने के लिए भी मददगार साबित हो रही है, उससे जुड़ी हुई खबर आज अखबार में हमें देखने को मिली है। तो अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो ये वो खास खबरें हैं जो अखबारों में हेडलाइन के साथ अलग अलग पृष्ठों पर प्रकाशित है। राजनीति से लेकर कृषि तक आपने ये तमाम खबरें जो अखबारों में आज मुख्य सुर्खियों के तौर पर प्रकाशित हुई हैं संध्या, हमारे दर्शकों तक इतने बेहद ही कम समय में पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए नया सवेरा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद स्वागत है। अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट जानने का कि दुनिया भर में क्या चल रहा है, फटाफट अंदाज में। अमेरिका में पहली बार भारतीय मूल के डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला 178 साल के इतिहास में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का नेतृत्व करने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। डॉक्टर श्रीनिवास खुद कैंसर से जंग लड़ चुके हैं। इजराइल ने गजा पर एक बार फिर बड़ा हमला कर दिया है। इजरायली गोलीबारी और हवाई हमलों में 60 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिनमें 25 की मौत खाद्य सामग्री वितरण केंद्र के पास हुई। इजरायली सेना ने कहा कि अराजकता फैला रहे लोगों को नियंत्रित करने के लिए चेतावनी स्वरूप गोलियां चलाई गई थी। किसी को सीधे तौर पर गोली नहीं मारी गई। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की अप्रवासन नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया। लॉस एंजलिस समेत कई शहरों में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
सैन फ्रांसिस्को, सियाटल, ह्यूस्टन, डलास, सैन एंटोनियो और वॉशिंगटन डीसी में विरोध प्रदर्शन हुए। लॉस एंजलिस पुलिस ने अब तक 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। शिकागो में भीड़ ने डाउनटाउन लूप में मार्च किया, जिसके चलते कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। न्यूयॉर्क में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने विरोध प्रदर्शन को देखते हुए टेक्सास नेशनल गार्ड की तैनाती के आदेश दिए। दक्षिण अफ्रीका में भारी बारिश के कारण बाढ़ से 49 लोगों की मौत हो गई है। हजारों घरों की बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। मथाथा शहर और आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं ये शहर। सबसे ज्यादा असर ईस्टर्न केप क्षेत्र में देखने को मिला है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में हालात और खराब हो सकते हैं। और इन अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब बात कर लेते हैं कारोबार की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्वीडन के दौरे पर हैं। पीयूष गोयल ने भारत स्वीडन उच्च स्तरीय व्यापार और निवेश नीति फोरम में भाग लिया, जिसमें सहयोग की अपार संभावनाओं पर चर्चा हुई। पीयूष गोयल ने एक्स पर कहा कि इस कार्यक्रम में जारी प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर संयुक्त पत्र मजबूत आर्थिक संबंधों और समावेशी विकास के भविष्य को बनाने के लिए हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। और अब खबरें होंगी खेल जगत से, हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। WTC फाइनल के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम 212 रन पर सिमट गई, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने स्टंप्स तक 4 विकेट पर 43 रन बनाए हैं। दूसरे दिन का खेल दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर मेहमान बल्लेबाज के तौर पर लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैचों में सर्वाधिक रन बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया। स्मिथ ने अपने साथी ऑस्ट्रेलियाई वॉरेन बार्टसले के 7 पारियों में 115 की औसत से 575 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। हॉकी प्रो लीग में आज शाम भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से होने वाला है। भारत फिलहाल 11 मैचों से 15 अंक हासिल कर अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। रोहन बोपन्ना ने बेल्जियम में सैंडर गिल के साथ मिलकर ATP 250 बॉस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। वहीं एन श्रीराम बालाजी और युकी भांबरी को हार का सामना करना पड़ा। और आइए अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी खबर के साथ, यानी कि आपकी सेहत की। अल्सर एक ऐसी बीमारी है जिससे प्रभावित होने पर व्यक्ति को कई जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। कई बार प्रभावित भाग को काटने की आवश्यकता भी पड़ती है, लेकिन ठीक होने वाले अल्सर के उपचार में आयुर्वेदिक चिकित्सा अत्यंत प्रभावशाली है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। नॉन हीलिंग अल्सर यानी ठीक ना होने वाले अल्सर एक स्थिति है जो चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। वरन या अल्सर का ठीक होना शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अल्सर को दोष तुष्टि और विभिन्न सूक्ष्म जीवों से बचाया जाना चाहिए, जो घाव भरने के प्राकृतिक क्रम में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से घाव या अल्सर का भरना मुश्किल हो जाता है और अल्सर ठीक नहीं होते। 6 हफ्ते में किसी का व्रण अगर भरता नहीं है तो उसको नॉन हीलिंग अल्सर्स कहते हैं। जिसके लक्षण होते हैं उसमें से कंटिन्यूस पस डिस्चार्ज होना, पूयस्त्राव होना, उसमें से दुर्गंधता आना, खून रिसना, पानी उसमें से रिसना और बार बार इन्फेक्शन होना। इसके वजह से रुग्ण की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है। बहुत बार पैर काटने की सलाह दिया जाता है, लेकिन हम लोग आयुर्वेद की औषधियों द्वारा हम लोग इसको बचा सकते हैं। आचार्य सुश्रुत भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक, जिन्होंने शास्त्रीय ग्रंथ सुश्रुत संहिता में अल्सर का विस्तार से वर्णन किया है और उसके लिए उपचार भी बताए हैं। सुश्रुत द्वारा वर्णित घाव भरने की प्रक्रियाएं आज भी काफी उपयोगी सिद्ध होती है। आयुर्वेद में मुख्यतः शल्य चिकित्सा के अंडर ये व्याधि आता है और शल्य चिकित्सा में प्रथमतः ये दुष्ट व्रण अगर है तो उसमें व्रण
शोधन की चिकित्सा की जाती है। मतलब व्रण को जो पस होता है, व्रण में जो पस होता है या व्रण में जो दुष्ट खराब पेशियां होती है उसको निकालने का तरीका बताया है। इसके लिए अनेकविध शस्त्रकर्म का उपयोग भी किया जाता है। इसी के साथ साथ में कुछ वनस्पति से बनाए हुए तेल, औषध, घृत, घी और कल्क, इसका मतलब लेप, ये लगाने के बाद वो व्रण शुद्ध हो जाता है। ये व्रण शुद्ध होने के बाद उसमें व्रण रोपण किया जाता है। मतलब व्रण घाव भरने के लिए जो आवश्यक दवाइयाँ हैं वो उसमें लगाई जाती है। व्रण को धोना, वो काढ़े से हम लोग धोते हैं। इसके साथ साथ में आयुर्वेद में जलौकावचारण, इसका मतलब लीच एप्लीकेशन, इसका बहुत ही उपयोग माना गया है। न भरने वाले अल्सर के लिए लीच थेरेपी काफी उपयोगी है। लीच थेरेपी के उपयोग से प्रभावित स्थान में सूजन और दर्द कम होता है, नस में रक्त का थक्का नहीं बनता और व्यक्ति को लक्षणों में सुधार महसूस होता है। आयुर्वेद में नॉन हीलिंग अल्सर्स के लिए काफी प्रभावशाली उपचार के विकल्प है, जिनसे इन अल्सर से होने वाली जटिलताओं से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। ये तो बात हुई आपकी सेहत की। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से। आइए योग के माध्यम से जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। आज सीखते हैं त्रिकोणासन का अभ्यास। कैसे किया जाता है त्रिकोणासन और क्या है इसके स्वास्थ्य लाभ? नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हमारी स्पाइन, हमारा मेरुदंड कितना फ्लेक्सिबल है, कितना स्वस्थ है, ये निर्धारित करता है कि हमारी लाइफ लाइन कितनी बड़ी है, यानी हम कितना लंबा जिएंगे और कितना स्वस्थ जिएंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे एक बिल्डिंग कितनी लंबी टिकती है, ये उसके पिलर्स पर निर्भर करता है। तो हमारा स्पाइन इस ह्यूमन बॉडी का पिलर है और उस स्पाइन का फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल आसन करके ही आप अपनी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बना सकते हैं। एक बहुत सरल सा आसन, त्रिकोण आसन। अगेन, यथा नाम तथा गुणा, त्रिकोण, 3 एंगल्स बन जाते हैं बॉडी के और ये हमारी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी वैसे तो लोग ट्विस्ट नहीं करते, बेंड नहीं करते, पर फिर भी थोड़ा पीछे आगे झुक जाते हैं, बट साइडवर्ड बेंडिंग ना होने से हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी प्रभावित होती है। ये त्रिकोण आसन हमारे स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है, रक्त के संचार को ऊर्ध्वमुखी करता है, हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने में भी बहुत बहुत लाभकारी है और इसके अनेक फायदे हैं। कैसे करना है त्रिकोण आसन जानते हैं। त्रिकोण आसन के लिए हम अपने आसन पर सीधे खड़े हो जाते हैं। त्रिकोण आसन के लिए हम अपने पैरों को कंधों से दुगनी चौड़ाई में खोल देते हैं। अगर आप कंधों से दुगनी चौड़ाई में न खोल पाए तो कंधों जितनी चौड़ाई में तो खोल ही लीजिए या उससे जितना ज़्यादा खोल सकते हैं। इस स्थिति में आकर हम सीधे खड़े होते हैं और अपने हाथों को इस तरह से शोल्डर लेवल पर खोल लेते हैं। सांस छोड़ते हुए हमें बाईं ओर झुकना और दाईं हथेली को देखने का प्रयास करें। सांस भरते हुए वापस आ जाना। इसी प्रक्रिया को दूसरी ओर दोहराना। इस पूरी प्रक्रिया में घुटने सीधे रहेंगे, हाथों को वापस ले आएंगे, दोनों पैर जो खुले हुए हैं उनको भी वापस ले आना, हाथों को आपस में मिलाकर शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। जैसा हमने कहा, यह आपकी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखता है, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स पर स्ट्रेच पड़ता है, आपके पैरों को भी मजबूत बनाता है। 3 से 5 बार दोनों ओर आप इसे रिपीट कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकता? अगर आपको कोई बहुत सीरियस स्पाइनल इंजरी है या फिर आपके घुटनों में बहुत अधिक तकलीफ है तो आप इसका मॉडिफाइड वर्जन कर सकते हैं। बाकी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े रहें, कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। नया सवेरा में आप बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की। जानते हैं आपके शहर का ग्राफिक्स के जरिए न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
इसी के साथ नया सवेरा में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हर बारी की तरह हम आपको दिखाते हैं कुछ मनमोहक झलकियां, और ये आ रही हैं गॉड्स ओन कंट्री कहलाने वाले केरल से। अगर आप यहाँ घूम चुके हैं तो आपने कोल्लम का बीच तो जरूर देखा होगा। ये एक ऐसा बीच है जहाँ पानी क्रिस्टल की तरह साफ है। साफ सुथरी रेत और अरब सागर का नज़ारा यहाँ से ही दिखाई देता है। तो चलिए नया सवेरा में आप भी लीजिए कोल्लम बीच के खूबसूरत नज़ारों का आनंद। इसी की तरह आपकी सुबह भी खूबसूरत रहे और आने वाला दिन भी आपकी मनोकामना के अनुसार आगे बढ़े। इसी की तरह मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।